ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपातकाल से जुड़ी वो पृष्ठभूमि और उसके बाद की सियासत। हमने जो चर्चा को रिलेवेंट किया कि 42 साल बाद आखिर चर्चा का विषय क्यों। चर्चा का विषय तो देखिए, जब भी 25 जून की मध्य रात्रि आएगी, जिन लोगों ने वो कष्ट भोगे उनके निश्चित रूप से जब उन्हें अपनी आजादी को एकदम रिजर्व कर दिया गया था, उन्हें फ्रीज कर दिया गया था, तो उन लोगों को लगता है कि जो जिस पोजीशन में था, खाना खा रहा था तो मौका नहीं मिला उसे कि पूरा खाना खत्म कर सके, जो उस वक्त की यातना भोग चुके हैं। क्योंकि ऊपर से हुक्म इस तरह का था कि सीनियर लीडरशिप, प्रेस के वो लोग जो बिल्कुल लगातार सरकार को एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तमाम लोगों को उठा लिया गया था। बहुत सारे लोग हैं जिनसे आज बात भी होती है। कई लोग ऐसे थे कि बच करके निकल गए, किसी ने दूध बेच करके अपना जीवन गुजारा किया, परिवार से दूर रह करके। आज के जैसे संसाधन नहीं थे कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं घर वालों से, या मेल के जरिए कर सकते हैं, या किसी दोस्त के आप दूसरे संसाधनों को आप यूज कर सकते हैं। वो तमाम चीजें दूर थी और उस वक्त जरिया सिर्फ एक ही था कि आपको आपके परिवार से बात करनी है, या तो कोई इन्फॉर्मर भेजिए या खुद ही जाकर के आप मिलकर आइए। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। गिने चुने संसाधन हुआ करते थे। आपको बस में जाना है कि किस चीज से जाना है, ये तमाम चीजें हैं। ये आज जिक्र करना लाजमी ये होगा कि एक देखिए अलग अध्याय है कि आपातकाल हुआ, लेकिन उस वक्त के संसाधन जो थे, नगेंद्र जी ने कहा कि देखिए जो आपातकाल लगाया गया, धारा 352, माफ करेगा, अनुच्छेद 352, ये एक अधिकार देता है कि जब देश में ऐसे स्थितियां बने कि तख्ता पलट की स्थितियां बन जाए, या फिर बिल्कुल विद्रोह के हालात बन जाए, सरकार के सामने डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए कोई चारा नहीं हो, तो राष्ट्रपति के जरिए आप आपातकाल लगा सकते हैं। हमारे संविधान में इस बात को लेकर के मेंशन किया गया था। यही वजह रही कि बाद में जब सरकार जनता पार्टी की बनी तो सबसे पहले काम यही किया गया कि इसे हटा करके और उसमें शस्त्र शब्द जोड़ा गया, जिसके आज तक हालात अभी तक बन नहीं पाए। और मैं कहूंगा कि दोबारा इस बात का कभी रिपीटिशन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन नगेंद्र जी, जो स्थितियां बनी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंदिरा गांधी की उस समय की जो लीडरशिप थी और उनके नाम के आगे ताना सा जुड़ना शुरू हो गया था। वो सिर्फ एक ही बात देखते थे कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आज कांग्रेस इसे खारिज करती हो, लेकिन फैक्ट्स यही थे। और कांग्रेस के अंदरूनी खाने में भी इंदिरा गांधी के पैरेलल एक जमात खड़ा होना शुरू हो गई थी कि कांग्रेस का यह रवैया कभी नहीं रहा जो आज इंदिरा गांधी अपने चेहरे के रूप में पेश कर रही हैं। जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया रायबरेली के चुनाव के संबंध में कि किस तरह से उन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, यही एक आधार राजनारायण सिंह ने बनाया था और उनके चुनाव को निलंबित कर दिया गया और 6 साल के लिए उनका देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये फैसला सुनाया गया। जब उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से अपने सहयोगियों के माध्यम से कहा गया कि हम इस फैसले को मानते नहीं है, मानने से इनकार करते हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो हवन चल रहा था उसमें घी डालने का काम इन शब्दों ने किया। और यही वजह रही कि लोगों ने आर पार की लड़ाई का मूड बनाया और सड़कों पर उतरे। तब इंदिरा गांधी के सामने कोई रास्ता बचा नहीं बचा। कहा जाता है कि संजय गांधी का सबसे बड़ा और अहम रोल रहा कि उन्होंने कहा कि आज हमें जो राइट मिले, अगर उनका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर किस दिन के लिए बने हुए हैं संविधान में अधिकार। शायद यही एक बड़ी वजह रही। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी अगर इस ब्लैक एक लेसन को अगर अपने उसमें हिस्ट्री में नहीं जोड़ती, तो कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी सशक्त लीडरशिप, कर गुजरने की तमन्ना, किसे आगे झुकना नहीं है, चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन देश उनकी उपलब्धियों को नहीं भुला सकता। और यह सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी खुद भी यह बात कह चुके हैं कि देश के इतिहास में आजादी के इतने साल बाद चुनी हुई सरकारों का कोई ना कोई रोल रहा है। जब आजादी के पहले हमारे देश में कोई चीजें नहीं बनती थी, आज उड़ने वाले हवाई जहाज बन रहे हैं, तो उपलब्धियां तो हैं इस देश की, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी दीपक जी, जी आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए एक बार नगेंद्र जी को मौका देता हूं। बताइए जी, बताइए। आपने जो कहा हाईकोर्ट की डिसीजन की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा उनको राहत मिली और उनको जो है आगे जो है अपना कार्य भार उनको जो है, हाँ, मतलब आगे प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य करने की परमिशन उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो राहत दी गई उसके अंदर। इसमें कोई संदेह नहीं है नगेंद्र जी, आपकी बात है, बिल्कुल वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया। लेकिन और दूसरा आज भी जो आर्टिकल उस वक्त के आप नेट पे सर्च करेंगे, उसमें इंदिरा गांधी जी ने जब ये बात कही थी तो कानून के जानकारों ने, उनके पार्टी के अपने सलाहकारों ने कहा था कि कम से कम हमें ये रास्ता तो अपनाना चाहिए कि हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, हमारा राइट है ये। तब भी यही कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि जब हम मानने को तैयार नहीं है, और एक बार कि जब हाई कोर्ट ने जो आदेश एक तरफा निर्णय करके सुना है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोई वजह उचित नहीं समझते। ये भी एक इंदिरा गांधी का उस वक्त का वाया, देखिए जो भी परिस्थितियां, जो भी बात आई होगी, शर्मा कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन ये एक सच्चाई जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको राहत दी गई और उनको प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई।
और जहां तक मैं यही कह रहा हूं कि जहां तक आपातकाल लागू होने की बात है, आप ये देखिए कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेकर जो आशंका उस समय पैदा हुई, जो स्थितियां पैदा हुई, उसको लेकर संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी इंदिरा गांधी जी ने और उनकी सरकार, चलिए उन अधिकारों का प्रयोग, बिल्कुल आप कह चुके हैं नगेंद्र जी। एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक इंप्लीमेंटेशन की बात है कि जो आपातकाल लागू किया गया, उस आपातकाल लागू होने के बाद जो स्थितियां बनी है उसमें कई बार जो है जनता के साथ अति भी हुई है, उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वो कहने के इंप्लीमेंटेशन की खामी है, उसको जो है सिर्फ उसका आरोप सिर्फ इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगा देना या उस समय के तत्कालीन सरकार के ऊपर लगा देना नहीं, उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत रोल रहा है, उसमें जो है पुलिस का और जो रोल था उस समय, तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसमें कहीं अति की गई है, तो निश्चित रूप से जो है जनता में उसके लिए एक गलत छवि बनी। लेकिन इसके लिए हम सरकार को दोषी ठहरा दें तो निश्चित रूप से जो है ये वैसा ही होगा कि जैसे आज हमारी केंद्र की सरकार अगर कोई काम कर रही है और उसके लिए, चलिए मैं रोकना चाहूंगा एक बार आपको, मैं एक बार रोकना चाहूंगा मोदी जी को, चलिए मैं रोकना चाहूंगा, मैं एक बार चलो आपकी बात होगा नगेंद्र जी, डिमोनेटाइजेशन के नगेंद्र जी मैं आऊंगा कुछ आगे के लिए छोड़िए, चलिए दीपक जी आप मौत हो गई तो क्या, चलिए नगेंद्र जी मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको। जी दीपक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देश को आजादी मिली कई बलिदानों के बाद, और उसके बाद जब लोकतंत्र आया तो इंदिरा जी निस्संदेह इनकी बड़ी करिश्माई नेतृत्व था इनका, तो उसको इनके पास आज की तारीख में इनको एक बहुत बड़ा वैक्यूम है कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का, और ये बात ये स्वयं भी स्वीकारते हैं और शायद सबको देखिए बिल्कुल भी आप नगेंद्र जी एक बार बोलने में देखो बिल्कुल खामोश होकर के सुनते रहे। नरेंद्र मोदी के आरोप अगर बीजेपी का कोई वर्कर सुन सकता है तो इनकी सहन शक्ति को आपको सैल्यूट करना चाहिए। आप सुनिए अब आराम से बैठ के, जी बोलिए। डालिए आप विपक्ष में थोड़ा, जी नहीं सत्ता पक्ष में वाले को भी सुनना चाहिए। देखिए चलिए बोलिए। मैं ये कहना जो समय जो इनका तानाशाही रवैया था, और देखिए आप इनको नीचे उंडेल देना लोगों पर कि प्रशांत, देखिए उस समय राजनीतिक आंकड़ों का संरक्षण प्राप्त था और तो संरक्षण ही प्राप्त नहीं था, उनके द्वारा उनको इंस्टिगेट किया गया। उस समय संजय गांधी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनकर जो उभरे, उन्होंने जबरन नसबंदी से लेकर के आगे तक में जो अत्याचार लोगों के ऊपर किया है, तो उसकी तो एक मिसाल है जो तो मुझे लगता नहीं आजाद भारत में कभी हो पाएगी। और जहां तक इनको बायोपिक बनाने की बात करें, ये क्योंकि स्वाभाविक है इनके पास नेतृत्व नहीं आज की तरह में, और इनको कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही जो इनके अभी के आज के जो इनके वर्तमान इनको जिनमें उम्मीदों की इन्होंने बहुत कोशिश की इनके अध्यक्ष ने या जो संभावित अध्यक्ष है इनके, क्यों उनके अंदर इन्होंने देख लिया कि दम वाली बात नहीं है, तो इनको लगा क्यों ना टाइम टेस्टेड लीडर के ऊपर जाया जाए, और वो नहीं। चले वो तो इनकी है। मैं तो एक बात जानना चाहूं दीपक जी ये देखिए एक बार नगेंद्र जी प्लीज आप मत बोलिए। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो मैंने बता दिया, मेरे ख्याल में बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को पता भी नहीं होगा कि आपातकाल का अचानक आप लोग करते हैं, जो जिक्र करते हैं, प्रेस नोट जारी कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इतने वृहद स्तर पे जो मनाया जा रहा है कि आपातकाल की बरसी को भुनाने के लिए इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को आज भी इंदिरा गांधी का वो खौफ है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इंदिरा गांधी की उपलब्धियां कहीं कांग्रेस उसी को भुनाने में कामयाब हो? तो पहले ही बीजेपी को इतना डर क्यों सता रहा है? अभी तो डॉक्यूमेंट्री सामने नहीं आई थी। नहीं मैं कह रहा हूं उनको वो भी बनाने दीजिए। देखिए अगर कहानी इस पे आ जाए, कहानी बनाए, ये कुछ करें, उससे कोई हमें को तो कोई डर वाली बात ही नहीं है। हमारे पास तो ऐसा एक सक्षम नेतृत्व है कि जो अपने आप में मिसाल है, जो आने वाले टाइम में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी पहचान बनाने वाला है, बनाई है। जहां तक हमारी सवाल है, देखिए लोगों को एजुकेट करना क्या बुरी बात है, क्योंकि जिसने अत्याचार सहन किया है वो जानते हैं कि क्या हुआ। अगर कोई सही या गलत है तो उसका आकलन तो जनता करेगी, पर लोगों को शिक्षित करना भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के तत्कालीन नेताओं में और कांग्रेस के भी कई नेताओं ने उन अत्याचार को सहन किया है, और जो सहन करता है वही उस पीड़ा को समझ सकता है कि वो किस दौर से गुजरा है। अगर उसको वो लोगों को बताते हैं कि उस समय क्या हुआ था, और ये एक तरह से ये एक मिसाल पेश की जाती है कि आने वाले समय में उस चीज की पुनरावृत्ति ना हो, ताकि आने वाली सरकारें सचेत रहें, वो सावधान रहें कि हम ऐसा काम ना करें जो पहले किया गया था, जहां पे लोगों का हनन हुआ, लोगों का अधिकारों का, और हनन तो हुआ संवैधानिक मूल अधिकारों का, उसके साथ जो उनके ऊपर अत्याचार हुए, मैं कहा जबरन नसबंदी तो एकमात्र उदाहरण है, उसके अलावा भी लोगों के साथ जो हुआ वो एक चलिए मिसाल कुल मिलाकर के है कि अत्याचार और बीजेपी उन सब चीजों को जनता के बीच ले जाना चाह रही है कि 42 साल पहले आपके पुरखों के साथ में किस तरह का अत्याचार हुआ, उन चीजों को आज भी जिंदा रखना बहुत जरूरी है। खैर चलिए बालेंदु जी, दो बातें देखिए निकल करके आ रही हैं। आपातकाल इंदिरा गांधी जो अनुच्छेद 352 संविधान के प्रदत्त जो अधिकार थे उनके अनुसार किया, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बाद में ड्यूटी भी जोड़ी गई है, लेकिन
इंप्लीमेंटेशन का जो तरीका, एक बात को लेकर के मैं नगेंद्र की से सहमत हो सकता हूं कि इंप्लीमेंटेशन का जो तरीका था वो गलत हो सकता है, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। अगर हम यही संजय गांधी उस वक्त अगर ये बात दबाव से नहीं कहते कि हैव टू डू, और एक बात होती है कि आप प्लीज कीजिए। नसबंदी, फैमिली प्लानिंग पे आज गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च करती है। बस एक तरीका डिफरेंट हो सकता है कि उस जमाने में संजय गांधी ने सोच करके कहा कि पेड़ लगाइए और पॉपुलेशन पे कंट्रोल करिए। अगर यही बात संजय गांधी शालीनता के साथ में कहते हैं कि राज्यों को पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अभी से फैमिली प्लानिंग पे जोर देना चाहिए, और एक तरीका उन्होंने रखा कि नसबंदी के आड़ में अब उनका कितना कहना था, और नीचे जो सलाहकार या चाटुकार होते हैं कि बॉस का हुक्म है, ये तो करना ही पड़ेगा उस वक्त, क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ साथ इसी तरह से संजय गांधी का भी अपना एक पैरेलल एक दबदबा था, और राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को सीधे वो निर्देश देते थे कि ये करना होगा आपको। अगर शालीनता के साथ कहते तो मुझे लगता है कि संजय गांधी का शायद नाम नहीं जुड़ता, क्योंकि आज उस वक्त जो संजय गांधी ने सोचा, सरकारें आज सोच भी रही हैं। बस एक तरीका गलत हो सकता है। दूसरा, जायज नाजायज क्या तरीका था, लोगों को उठा करके जेल में ठूसना, उनके अधिकारों को बिल्कुल एकदम फ्रीज कर देना, कुछ ऐसे तरीके हैं जो उस वक्त के काले अध्याय को बहुत एक खौफनाक दृश्य पैदा करने के लिए सुनाए जाते हैं। तो कुछ चीजें हो सकती थी, अगर तरीके से करते तो मुझे लगता है कि कुछ उचित भी कदम उठाए हो सकते थे उस दौरान के। योगेन जी, आपने दो बात की। पहला तो संजय गांधी का नसबंदी वाला जो निर्देश था, देखिए हर सरकार अपने तरह से कुछ काम करती है, और हर सरकार में कहीं ना कहीं पैरेलल सत्ता के केंद्र भी होते हैं। जब हम बात करते हैं 1975 और उसके बाद के पीरियड की, तो उसमें संजय गांधी का नसबंदी वाला जो भी आंदोलन या जो भी निर्देश था, वो कोई गलत नहीं था। ठीक है, अब जब सरकार में कोई नहीं होता है तो उसको तरीका गलत था, उनका इंप्लीमेंट करने का जो था अलग तरह से पेश किया जाता है, और उस समय हो सकता है वो डिमांड भी थी देश की भी, और उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की थी। लेकिन वही है ना कि उसको किस तरह से विपक्ष ने लिया और मैसेज किया गया। इसलिए परसेप्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी समाज में और लोकतंत्र में मैसेज और परसेप्शन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यदि सरकार ने कोई काम कर रही है तो उसका समाज में मैसेज भी बहुत अच्छा जाना चाहिए, और लोगों में परसेप्शन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। उस समय विपक्ष ने इसको अपना लिया कि भाई संजय गांधी जी जबरदस्ती नसबंदी करा रहे हैं, और वो इस तरह से वायरल हुआ, इस तरह से फैल गया कि जैसे कि कांग्रेस की सरकार लोगों को जबरदस्ती इस तरह के काम के लिए प्रेरित और मजबूर कर रही है, जबकि हो सकता है कि उनका उद्देश्य ऐसा ना हो। दूसरी बात, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी लीडर थी, इसमें कोई दोहराय नहीं है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम किया, पक्ष विपक्ष सभी लोग मानते हैं। लेकिन यदि हम 1975 के उस अध्याय को निकाल दें तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इंदिरा गांधी ने देश को जिस तरह से विदेश नीति के स्तर पर, जिस तरह राष्ट्र के स्तर पर मजबूत किया, वो एक बहुत बड़ी मिसाल थी। प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम यह थी कि इंदिरा गांधी के विरोध में खुद कांग्रेस में ही एक अलग तरह केंद्र बन गया था। परिणाम क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को लगा कि यदि ये केंद्र कंटिन्यू करता रहा तो उनके लिए आगे जाके जो वो करना चाह रही है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, विपक्ष वाले लोग चूंकि उनकी नीतियों का विरोध कर ही रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस तरह की तात्कालिक परिस्थितियों को जनता में भुनाया, और लोग उनके साथ जुड़े। आप पटना हो चाहे लखनऊ हो, कहीं भी आप देखें यूथ उनके साथ था, और यूथ उनके साथ था। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये लगने लगा कि इंटरनल रूप से भी हम कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, और बाहर ही इस तरह की समस्या, और उसी समय तात्कालिक रूप से वो निर्णय आ गया इलाहाबाद कोर्ट का। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि उनकी सत्ता चली जाए और उनका निलंबन यदि हो गया तो उनके लिए तो मुश्किल हो जाए। तो परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने जो निर्णय लिए वो उनकी तात्कालिक व्यवस्था भी हो सकती है, और उनके अपने व्यक्तित्व को बचाए रखने की एक कवायद भी हो सकती है। हम यदि उसको इस नजरिए से देखें कि कांग्रेस का इंटरनल द्वंद्व और उस समय की परिस्थितियां इंदिरा गांधी के लिए मजबूर कर रही थी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 का जो आंतरिक विद्रोह वाला शब्द था उसको इस तरह से यूज करके और सरकार और सत्ता को बचाने का प्रयास करें। रही बात तानाशाह बनने की, तो देखिए जिसके पास सत्ता होती है और जो अपना सत्ता बचाता है, कहीं ना कहीं उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं। इंदिरा जी ने जो काम किया वो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ था, सभी ने उसकी आलोचना की। हो सकता है कालांतर में उन्होंने भी ये बात को समझा हो, देखा हो, और बाद में आप देखें कि इंदिरा जी ने बहुत सारी चीजें चेंज की। ऐसी परिस्थिति में यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस
और विपक्षी दल जब इस तरह एक से आने लगे और इंदिरा को लगने लगा कि पैरेलल जो उनके विरोध में कांग्रेस में जो संगठन काम कर रहा है वो यदि विपक्ष के साथ हो गया तो उनको कहीं ना कहीं रिजाइन करना पड़ेगा, सत्ता से हटना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस आर्टिकल 352 के आंतरिक विद्रोह शब्द का इस्तेमाल करते हुए और आपातकाल की घोषणा करवा दी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि संपूर्ण भारत में ऐसे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते थे, प्रेस की जो आजादी थी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनका कि वास्तव में अच्छा काम कर रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं अत्याचार हुए, उनको जेलों में डाला गया और यूथ के साथ अन्याय हुआ। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग हुआ। तो उस चीज को विपक्ष ने भुनाया और आप देखो उसके तत्काल रिजल्ट में वो परिलक्षित भी होता है कि किस तरह से पब्लिक ने उसको जन समर्थन दिया और वो जीत करके आए और किस तरह से विपक्ष की सरकार बनी। अलग बात है कि वो कितने दिन चली, कितने दिन नहीं चली, वो एक विवाद का विषय हो सकता है। एक छोटा सा सवाल और है मेरा आपसे यहाँ पे, क्योंकि जो मैटर अपन रिलेवेंट लेके चल रहे हैं, ये तो एक इमरजेंसी की चर्चा है। कांग्रेस जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रही है, लेकर के आ रही है, और उससे ठीक पहले बीजेपी ने पूरे देश भर में इस तरह की संगोष्ठियां की हैं, जैसे दीपक जी अभी कह रहे हैं, और सांसदों को, विधायकों को पत्र भी लिखा गया है बाकायदा कि अपने विधानसभाओं में, अपने पार्लियामेंट में, सब जगह जाकर के युवाओं के बीच इस बात को रखो कि उस वक्त के आपातकाल का किस तरह का ब्लैक लेसन था, उसको जाकर के जनता के बीच में बताया जाना चाहिए। अभी इसके राजनीतिक मायने जो निकाले जा रहे हैं उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि आपातकाल का उस वक्त के जो हालात और 42 साल बाद में एक बार फिर उसके जिनको जिंदा किया जा रहा है। आप इस बात से समझिए, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी की, तो उस समय देखिए पूरा देश उनके साथ था और उस तरह राजीव गांधी को जिस तरह से बहुमत मिला था वो अपने आप में एक अद्भुत था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो करिस्मेटिक लीडरशिप का तो लोग एक्सेप्ट करते थे, इन स्पाइट ऑफ 1975 का जो छोड़ करके 2.5 साल का अगर पीरियड, तो कहीं ना कहीं 1984 में लोगों ने इंदिरा जी को वही सम्मान दिया जो पहले देते थे। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा है कि यदि इंदिरा जी वाला ये करिस्मेटिक लीडरशिप लोगों के मन में समझ में आ गया और कांग्रेस इस पर आगे चली तो कहीं ना कहीं उनके लिए राजनीतिक रूप से कुछ नुकसान हो सकता है। तो सभी सरकारें और सभी सत्ता में जो दल होते हैं वो अपने अपने तरह से योजनाएं बनाते हैं। आज परिस्थिति थोड़ी डिफरेंट है। आज क्या है, कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी तो है लेकिन कहीं ना कहीं उनका संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना पहले होता। मैं आपको याद दिलाऊं कि सेवा दल एक बहुत बड़ा संगठन होता था। आज सेवा दल की स्थिति कांग्रेस वाले बहुत अच्छी से जानते हैं कि वो क्या होकर रहेगी। दूसरी ओर यदि हम देखें बीजेपी में अन्य उनके पैरेलल जो संगठन है कितने मजबूत होते जा रहे हैं, ये नए नए संगठन खड़े कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा कि उनका जो पैरेलल संगठन थे वो क्यों कमजोर हो गए, कहीं ना कहीं केंद्र की लीडरशिप की वजह से हुए या अन्य कारण से हुए। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। नगेंद्र जी, अभी तो फिलहाल आवश्यकता इस बात की है, देखिए कांग्रेस का वैसे तो अंदरूनी मामला है और कांग्रेस को क्या करना है, कांग्रेस किस दिशा में जाएगी, लेकिन आप लोगों का कदम उचित हो सकता है, गलत नहीं है। आप अपनी पार्टी के नेता को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। आप उस पार्टी के लीडरशिप में जिसमें आप लोग विश्वास करते हैं। लेकिन यहां एक जो बात है, सबसे पहले जो आवश्यकता है कि इंदिरा गांधी को आदर्श के रूप में आप आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मजबूती पे, जैसे ये बालेंदु जी ने बताया, कई विश्लेषक कहते हैं कि अभी कांग्रेस को एक मजबूती की आवश्यकता है और वास्तव में धरातल का जो कार्यकर्ता उसे ग्राउंड रियलिटी पे वर्क करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है उसको आप लोगों को जोर देना चाहिए, ये कांग्रेस की मजबूती के लिए जरूरी है। और वजह साफ है कि जिस मिशन को लेकर के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि 18 में या 17 में जिन राज्यों में चुनाव होगा इंदिरा गांधी के नाम पर, हम उसे कामयाबी में तब्दील कर सकें, वो तभी संभव होगा कि अभी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, आप लोगों ने जीत भी दर्ज कराई। बीजेपी अपने तरीके से चुनाव लड़ करके उसको जीती। नोटबंदी को लेकर के इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके तुरंत बाद बीजेपी में एक घबराहट हो सकती थी। समीक्षकों का कहना था कि एक बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी ने उठाया था जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसे ही उन्होंने ऐसा तब्दील करके और जो मेजोरिटी लेकर के आई, तो अंदाजा लगा सकते हो कि रणनीति, पृष्ठभूमि या फिर कहें कि स्ट्रेटेजी जिस तरह से बनाती है बीजेपी, वो कितनी मजबूती के साथ होगी। अगर आज 42 साल बाद आपातकाल की यादें ताजा कर रहे हैं तो उसको भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती के रूप में लेना चाहिए। देखिए, जहां तक कांग्रेस संगठन की बात है, कांग्रेस संगठन लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है
वो इस पे काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले महीने भर में जो है राजस्थान के अंदर जो हमारे प्रभारी महासचिव आए हैं और जिस तरीके से हमारे सभी संगठन जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जिस तरीके से वो बैठकें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने का काम तो जो है एक संगठन का अपना विषय होता है, उस पर तो काम चल ही रहा है। लेकिन मैं जहां तक आप ये कह रहे हैं चुनावों की आपने बात करी या डिमोनेटाइजेशन की बात करी, तो डिमोनेटाइजेशन का तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि डीमोनेटाइजेशन के जो परिणाम है वो तो हमारे सामने अब धीरे धीरे आ ही रहे हैं। जिस तरीके से देश के जीडीपी के ग्रोथ में कमी हुई है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश के उद्योग धंधे जो है ठप होने की स्थिति में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। और आज सरकार से जब ये जवाब मांगा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन का परिणाम क्या निकला, उसका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। जहां तक चुनावों की बात है तो बीजेपी का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से ध्रुवीकरण करा जाए, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे देश को जो है बांटा जाए और उसके आधार पे जो है शासन किया जाए। वो पूरे तरीके से जिस तरीके के आदेश अभी आपके सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पिछले चुनावों के अंदर जो इनका नेतृत्व के जो भाषण रहा और जिस तरह की बातें उन्होंने की, तो वो कहीं ना कहीं जो है धर्म और जाति के आधार पर, देश को बांटने के आधार पर जो है वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अभी तक उसमें सफल हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है देश की जनता इस चीज को समझेगी और कहीं ना कहीं जो इस तरह की नीति है भारतीय जनता पार्टी की कि जो है देश की जो विभिन्नता में एकता जो हमारी देश की उसको उसके ऊपर चोट करने की जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे सबक कहीं ना कहीं जनता समझ रही है। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों के अंदर हमने देखा कि खुद इनके जो प्रदेशों के अंदर इनके भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी, उन्होंने भाजपा को ये कहकर छोड़ा कि भी हाँ इस तरह के जो विचार ये लोग हम पे थोप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो है विचारधारा थोपी जा रही है। चलिए, समय का मेघालय में मैं एक मिनट देना चाहूंगा मेरे दूसरे साथियों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। चलिए दीपक जी, हाँ बताइए नगेंद्र जी, आपकी बात दूसरा मैं कह रहा हूं कि जो जहां तक आपातकाल की बात है, तो मैंने पहले भी कहा कि वो आपातकाल एक घोषित आपातकाल था, लेकिन आज के समय में एक अघोषित आपातकाल हमारे देश में लगा हुआ है, जहां पर ये सरकार जो है ये कह रही है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम किस तरीके से जो है क्या हम पढ़ेंगे और किस तरीके से जो है हम अपना जो है दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार किस तरीके से होगा, ये सब चीजें जो है सरकार ने अघोषित तौर के ऊपर एक आपातकाल के रूप में हम पे थोपा जा रहा है। मीडिया के ऊपर जो है आपातकाल लगाया जा रहा है। कश्मीर की आज जो स्थिति है, कश्मीर के नाम पर समय कम है, चलिए दीपक जी, तो प्रशिक्षित लगना लाजिमी आपातकाल की कमी होती है। हाँ बोलिए। मुद्दों की कमी होती है तो मुद्दों की कमी नहीं, आपके पास आपकी उपलब्धियों की कमी है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बात पे, आपको मुझे लग रहा है काफी हमने अवसर दिया है, आप अपनी बात कह सकते हैं, वो बात रिपीट होने का फायदा नहीं निकलेगा, आप बोलिए। छद्म धर्मनिरपेक्षता और स्यूडो सेकुलरिज्म, ये दो चीजें जिसको कांग्रेस हमेशा झुंझुना बजाती रहती है। कांग्रेस अभी भी अपने परिवारवाद से बाहर नहीं आ पाई है। हमारे लिए तो पार्टी एक परिवार है, इनके लिए परिवार ही एक पार्टी है। और जो इनके जो इंदिरा जी का उस समय का पुत्र मोह, सत्ता का मोह था, वो तब भी नहीं छूटा था, वो आज भी नहीं छूटा। आज भी इनके अध्यक्ष को पुत्र मोह ही है। और मैं आपको बता रहा हूं, तब भी कांग्रेस को गलत में जाने के लिए लेके जा रहे हैं, पुत्र मोह लेके जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि इन्होंने आपकी उपलब्धि नहीं है, इसलिए आप भटकाने का काम कर रहे हैं। आप गांधी परिवार का नाम लेकर जो है आप लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, बोलिए। चर्चा का विषय था आपातकाल, उसके बाद आपने कहा इंदिरा जी की डॉक्यूमेंट्री पर आधारित, तो जो भाजपा का 3 बिंदु पर चर्चा का विषय था, तो उसी पे मैं आया हूं कि इंदिरा जी की जहां तक बात आई है, मैं कह रहा हूं उस समय का उनका पुत्र समूह कांग्रेस को गर्त में ले गया था। आज भी वही हालत क्यों, लेकिन उस गर्त को ये बीजेपी क्यों उससे ठीक पहले आपातकाल को जिंदा कर रही है? बात के कह रहा हूं ना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री बना के, क्योंकि इनके पास आज नेतृत्व की कमी है, इनके पास हमारे नेता नहीं है, वो अलग बात है। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं क्या? 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं हमारे नेता के। चलिए, आप तो हम उस पर क्यों नहीं करेंगे हम काम? आज हमारी बात है कि हम अगर, मेरे को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय की चीजों को आज लोगों के या जनता के सामने ले जा रही, तो उसमें कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह वाली बात नहीं है, और ये तो उचित है, लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। एक जवाब और दे दीजिए। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि वर्तमान जो है स्थितियां देश के अंदर वो अघोषित आपातकाल के हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो उनकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, ये कांग्रेस का आरोप है, हमारा नहीं है, वो चाहे आर्थिक नाकेबंदी हो, आर्थिक आपातकाल की स्थितियां हो, जो अगर इनका शायद इशारा एक चैनल की तरफ है कि उन्होंने अनुकूल खबरें नहीं लगाई तो उनके ऊपर छापे डलवा दिए, ये कांग्रेस का आरोप है, लगातार प्रेस रिलीज कर रही है, उनका मैं जानकारी जानना चाहूंगा। देखिए, यही तो इनकी खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की, हमारी पार्टी की, इनको कुछ भी आरोप लगाने का वो है, हम तो समय आरोप भी नहीं लगाने की स्थिति में। देखिए, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोगों का मत सबसे बड़ा होता है। आप चुनाव ले लीजिए, यूपी के ले लीजिए, कोई भी ले, यूपी सबसे बड़ा राज्य है,
वहां के लोगों ने मत दिया है नोटबंदी के बाद, उन लोगों ने मत दिया है जो भी इनकी सो कॉल्ड घोषित आर्थिक आपातकाल के बाद। तो पब्लिक का मत समय नहीं है, इस समय मोदी जी के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, प्रधानमंत्री के साथ है, उससे बड़ा मत कोई नहीं होता। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। 1 मिनट का वक्त बालेंदु जी को देना चाहूंगा। बालेंदु जी देखिए, दो बातें हैं। कांग्रेस अपने नेता की छवि को बनाने की कोशिश कर रही है, निश्चित रूप से उनके पास में ऐसी लीडरशिप रही है, उन्हें लगता है कि इसके आधार पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और आगे आने वाले चुनाव में हमें एक सहारा मिल सकता है। करना चाहिए, अपने सिस्टम से चल रहे हैं वो। बीजेपी आपातकाल की यादें ताजा कर रही है। दो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं कि नोटबंदी को लेकर के जब तमाम पार्टियां घेर रही थी बीजेपी को, तो भी नरेंद्र मोदी इसमें सफल रहे कि नोटबंदी बहुत जरूरी थी, हुआ तो बहुत अच्छा रहा है। अभी क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ये अभी जो 42 साल का आपातकाल वाली जो स्थितियां रही, उसमें दोनों में एक द्वंद्व हो सकता है और केंद्र बिंदु होगा वो इंदिरा गांधी होगी, एक बार फिर इंदिरा प्रासंगिक होगी राजनीतिक मुद्दों के लिए। देखिए, इंदिरा जी के प्रति सम्मान पूरे भारतवर्ष में है और सभी लोग इंदिरा जी को बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में मानते हैं। वर्तमान समय में मोदी जी की छवि भी उतनी ही अच्छी है जितनी उस समय इंदिरा गांधी जी की छवि हुआ करती थी। अब यदि हम नोटबंदी की बात करते हैं तो नोटबंदी का मैसेज जनता में जो बीजेपी देना चाहती थी वो चला गया और विपक्ष शायद वो नहीं कर पाया जो विपक्ष को करना चाहिए। यदि हम आज की बात करें कि इंदिरा जी को जिस तरह से ये लोग प्रमोट कर रहे हैं और बीजेपी उसका कुछ अलग तरह का वो निकालना चाहती है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी उनसे बहुत आगे है प्रचार में। तो अभी क्या बीजेपी खड़े होने देगी इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि आपातकाल का बिंदु पहले लेकर के आई है बीजेपी? बिल्कुल, आपातकाल हर साल आता है जून में, जब भी 25 और 26 जून जैसे होता है, और हर साल ये सब तरह की खबरें चलती है। लेकिन अभी क्या देशव्यापी आंदोलन की तरह बीजेपी से नहीं, मेरा नहीं मानना है कि इस तरह का कोई आंदोलन होगा। हाँ, यदि कांग्रेस की इस तरह की कोई रणनीति है तो बीजेपी उसका जरूर पुरजोर कोशिश करेगी कि वो अपने अपने तरीके से। वही है। चलिए, समय कम है, लेकिन एक बार फिर